तो अब देखते हैं द्रव्यमान क्या होता है। तो किसी वस्तु में समाहित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं और इसका एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम। इसको हम कैसे लिखते हैं? केजी से लिखते हैं। और भार क्या होता है? किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जितने बल से आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और उसका भार w है तो w वाला मतलब भार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? w बराबर mg, और ये g होगा हमारा गुरुत्वीय त्वरण। अब इसको हम समझ लेते हैं। अब जैसे अगर हम पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी पर ये 10 किलोग्राम का बांट है एक, ठीक है। तो अब ये जो 10 किलोग्राम का बांट है उसका यहाँ पर देख रखा है कि मास जो है मतलब द्रव्यमान जो है वो 10 किलोग्राम है। लेकिन अभी वेट वाले स्केल पर देख रहे हैं तो वो भी 10 किलोग्राम है। यहाँ पर द्रव्यमान भी 10 किलोग्राम है और वेट भी, भार भी 10 किलोग्राम है। लेकिन अगर इसी वेट को उठाकर हम चंद्रमा पर चले जाएं तो क्या होगा? इसका जो द्रव्यमान है वो तो 10 किलोग्राम होगा, लेकिन इसका जो भार है वो 1.6 किलोग्राम होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो भार का फॉर्मूला है वो होता है W बराबर mg इधर से। लेकिन अगर मानो हम स्पेस में चले जाएं तो स्पेस में क्या होगा? द्रव्यमान जो रहेगा वो तो हमारा 10 किलोग्राम रहेगा, लेकिन जो भार होगा वहाँ पर वो 0 हो जाएगा। तो हमें ये याद रखना है कि द्रव्यमान जो है वो भार के अंदर, ये वाला जो फॉर्मूला है भार बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो ये होता है द्रव्यमान और भार एक बिल्कुल अलग चीज है। मतलब द्रव्यमान है किसी वस्तु का स्वयं का भार जो है वो द्रव्यमान कहलाएगा। लेकिन अगर उसी भार में हम जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण इसका अगर हम गुणा कर देते हैं तो वो हमारा भार कहलाने लगेगा। अब द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है? तो वस्तु में समाहित पदार्थ की मात्रा, उसमें कितना पदार्थ है उसको हम कहेंगे द्रव्यमान, और किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर जितने बल से आकर्षित करती है उसको हम कहेंगे भार। तो ये इसका भार का फॉर्मूला हो जाएगा। सेकेंड, इसका मान प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है। मतलब इसको हम पृथ्वी पर रख लें या फिर चांद पर ले जाए या फिर कहीं भी ले जाए, हर जगह इसका द्रव्यमान समान होगा, लेकिन भार क्या होगा? वो भिन्न भिन्न हो जाएगा। फिर अगला क्या है कि इसकी माप जड़त्वीय तुला और भौतिक तुला से की जाती है। अगर हमें मापना है कि द्रव्यमान कितना है तो एक जड़त्वीय तुला आता है, जैसे तराजू होता है ऐसे जड़त्वीय तुला होता है, भौतिक तुला भी कहते हैं, इससे नाप सकते हैं। और अगर हमें भार को नापना है तो इसके लिए हम स्प्रिंग तुला से नाप सकते हैं। फिर है इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और इसका जो मात्रक होगा, जो भार है उसका मात्रक होता है न्यूटन। फिर है यह एक अदिश राशि है। कौन सी? द्रव्यमान। द्रव्यमान की कोई दिशा नहीं होती कि द्रव्यमान यहाँ जा रहा है या यहाँ जा रहा है, वो हर दिशा में एक समान रहेगा, मतलब उसकी कोई दिशा नहीं है तो अदिश हो जाएगा। लेकिन भार जो है उसकी दिशा होती है, क्योंकि भार जो है हमारे नीचे तरफ की ओर लगता है पृथ्वी पर, इसलिए इसकी दिशा है। फिर किसी वस्तु का द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता, मतलब उसका कुछ ना कुछ भार होगा, उसमें कुछ ना कुछ पदार्थ तो होगा ही, तो शून्य तो नहीं होगा। लेकिन जो भार है वो शून्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि अगर हम उसको स्पेस में ले जाएं तो स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं है, तो ग्रेविटी ना होने के कारण उसका भार क्या हो जाएगा? 0 हो सकता है। फिर यह किसी वस्तु का मौलिक गुण होता है। ये वस्तु का गुण है कि उसमें कुछ पदार्थ है, लेकिन भार ये किसी वस्तु का गुण नहीं है। फिर एक क्वेश्चन है कि लंबन किसे कहते हैं? तो जब प्रेक्षण बिंदु के परिवर्तन से किसी वस्तु की स्थिति में सापेक्षिक विस्थापन को लंबन कहते हैं। ये तुम लोग को डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। मतलब जब हम कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उससे विस्थापन क्या होता है? दूरी क्या कहलाती है और विस्थापन क्या होता है? तो विस्थापन और दूरी दोनों अलग अलग चीज़ होती है। विस्थापन का मतलब होता है कि जैसे एक यहाँ एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है यहाँ पर बी, तो अब इन दोनों में अगर हम बोलें कि विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन होगा सीधी रेखा। अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 मीटर है तो विस्थापन 5 मीटर होगा। लेकिन अगर यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, लेकिन अब हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है ऐसे ऐसे रास्ते से, अब हम बोल रहे हैं कि दूरी कितनी है,
तो अब अभी भी दूरी 5 किलोमीटर होगी, मतलब 5 मीटर होगी क्या? नहीं होगी। अब हम दूरी को इधर से गिनेंगे कि वो कितनी दूर है, पूरा का पूरा गिनना पड़ेगा, तब जाके और ऐसे में निकल आएगी 15 मीटर। लेकिन विस्थापन क्या होगा? विस्थापन बिल्कुल सीधी रेखा होगा, यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन कहलाएगा। फिर है लेज़र। लेज़र का पूरा नाम क्या है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन एंड रेडिएशन, ये तो याद ही करना पड़ेगा। फिर है सोनार में किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। फिर लेज़र किसे कहते हैं? तो लेज़र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से एक तीव्र, एक वर्णी, समांतर और उच्च कलावद्ध संवद्ध प्रकाश पुंज प्राप्त किया जाता है। लेज़र किरणें बिना फैलाव के लंबी दूरी तय कर सकती हैं। अब लेज़र होती कैसी है? ये देखा है तुम लोगों ने पेन, ये बचपन में बहुत यूज़ करते थे सब लोग। छोटा सा पेन रहता है, इधर से इसमें से लेज़र निकलती है, यहाँ बटन दबाने पर ये निकल रही है सीधी सीधी लाइन। रेड कलर में भी आती थी ये, यहाँ अलग अलग उसके प्रिंट भी बन जाते थे। तो ये होती है लेज़र। अब एक टॉर्च रहती है, टॉर्च तो सबने देखी होगी। जब हम टॉर्च से उजाला मतलब टॉर्च चालू करते हैं तो क्या होता है? उसका प्रकाश जो है चारों तरफ फैल जाता है। लेकिन जब हम लेज़र वाला ये पेन जो है लेज़र वाला, इसको चालू करते तो क्या होता है? प्रकाश जो है बिल्कुल सीधी लाइन में जाता है। तो लेज़र क्या करती है? बिल्कुल सीधी लाइन में जाती है। फिर उसके बाद है कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? 100 किलोग्राम। और 1 टन में कितने क्विंटल होते हैं? 10 क्विंटल। मतलब सबसे पहले आता है ग्राम, फिर किलोग्राम, फिर क्विंटल, फिर टन। अब ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते अगर हम देखें तो सबसे बड़ा द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा? वो होगा चंद्रशेखर सीमा। ये भी याद करने वाली चीज़ है। अब हमने देख लिया था लंबाई, द्रव्यमान देखा था। अब हमें देखना है कि लंबाई के विशिष्ट मात्रक क्या होंगे। अगर हम छोटी दूरी के लिए लें तो क्या कितनी टाइप की दूरियां होती हैं? तो सबसे पहले आता है फर्मी। फर्मी क्या कहलाता है? इस मात्रक का उपयोग नाभिकीय आकार को व्यक्त करने, अभी हमने जो देखा था नाभिक, नाभिक क्या होता है? यहाँ था नाभिक, यहाँ इसके अंदर था प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे? चक्कर लगा रहे थे। तो ये जो नाभिकीय आकार है इसको व्यक्त करने के लिए हम फर्मी का यूज़ करते हैं। इसको हम एफ से लिखते हैं और एक एफ बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। फिर आता है एंगस्ट्रॉन्ग। एंगस्ट्रॉन्ग इससे थोड़ा सा बड़ा रहता है। इस मात्रा का यूज़ हम क्या करते हैं? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश ऐसे ऐसे चलता है, इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है इसको नापने के लिए हम यूज़ करते हैं एंगस्ट्रॉन्ग का। तो 10⁻10 मीटर आ जाएगा एक एंगस्ट्रॉन्ग बराबर। फिर आता है नैनोमीटर। तो नैनोमीटर होता है, इसका उपयोग प्रकाश और अन्य विकिरणों के तरंग दैर्ध्य को मापन में किया जाता है और इसका संकेत होता है एन एम। एक नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ या फिर इसको 10 एंगस्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हैं। फिर आता है माइक्रोन। तो इस मात्रा का उपयोग जीव विज्ञान में अति सूक्ष्म जीवाणुओं के आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अमीबा देखते हैं, तुम लोग बायो में पढ़ोगे कि अमीबा क्या होता है, सेल क्या होती है, तो उसके लिए माइक्रोन का यूज़ किया जाता है। यह है एक माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर। ये सब हैं बहुत छोटी छोटी दूरी नापने के लिए। फिर उसके बाद आ जाती हैं बड़ी बड़ी दूरियों के लिए। अब क्या होगा? तो सबसे पहली बड़ी दूरी है प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी। अब देखो ये वर्ष लगा है, इसका मतलब ये नहीं है ये समय का मात्रक है। ये समय का मात्रक बिल्कुल नहीं है, ये है दूरी का मात्रक। तो एक प्रकाश वर्ष मतलब जो प्रकाश है हमारा वो एक साल में कितनी दूरी तय करता है, इसको कहेंगे एक प्रकाश वर्ष। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? वेग गुणित समय। अब हम प्रकाश वर्ष के लिए जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश का जो वेग है वो है 3 × 10⁸। समय कितना बोला है? एक साल। तो एक साल में कितने दिन होते? 365। और एक दिन में कितने घंटे होते? 24। एक घंटे में होते 60 मिनट और एक मिनट में होते 60 सेकेंड। तो इस सबका हम गुणा करेंगे तो वैल्यू आएगी 9.46 10⁻15 मीटर।
तो एक प्रकाश वर्ष में इतने मीटर होते हैं। फिर उसके बाद है खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक कहेंगे। इसको हम AU लिखेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU। एक खगोलीय मात्रक में कितनी दूरी होती है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो एक AU की वैल्यू इतनी होती है। और इससे भी बड़ा होता है पारसेक, ये सबसे बड़ा है। तो इस मात्रक का पूरा नाम क्या होता है? पैरालैक्टिक सेकंड। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी के बराबर का चाप किसी बिंदु पर 1 डिग्री मतलब 1 आर्क सेकंड का कोण बनाए तो उस बिंदु से चाप की त्रिज्यीय दूरी को 1 पारसेक कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये कैसे चाप बना रहा है। तो ये है, अब मान लो यहाँ पर हमारा सूर्य है और यहाँ पर पृथ्वी, ये आ जाती है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1.496 10⁻11 मीटर। और यहाँ कोई स्टार है, तो अगर ये दोनों मिलके इधर पर थीटा क्या है 1 डिग्री बना रहे हैं, तो इन दोनों की यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो कहलाती है 1 पारसेक। निकलता कैसे है ये 1 पारसेक? तो इसका भी फॉर्मूला है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, ये याद कर लेना। तो कोण को हमने लिखा थीटा और ये चाप को लिखा S और त्रिज्या को लिखा ये R। तो यहाँ से हमने त्रिज्या निकालनी है, तो R बराबर S अपॉन थीटा। तो S की वैल्यू इतनी हो गई। ये है हमारा खगोलीय मात्रक जो था, ये वही है। और थीटा हमारे पास 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3600 डिग्री, इतना भी लिख सकते हैं। अब सूत्र में हमने इसको रख दिया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये होती है 1 पारसेक की वैल्यू। ये देखो, ये सूर्य है, ये है पृथ्वी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? खगोलीय मात्रक जो होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये होती है खगोलीय दूरी। अब 1 लाइट ईयर कितनी होगी? तो सूर्य से लेके पृथ्वी के भी पार चला जाता है प्रकाश जब तक वो 1 साल कंप्लीट कर ले। तो 1 ईयर चलता रहा प्रकाश, जितनी दूरी पहुंचेगा वो क्या कहलाएगी? हमारी लाइट ईयर। और जो पारसेक होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। पारसेक ऐसे देख सकते हैं कि ये है पृथ्वी, ये है सूर्य, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 1 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक। और ये जो है हमें ये निकालनी है, ये कहलाएगी पारसेक। तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल 1 डिग्री बन रहा है तो ये हमारी दूरी 1 पारसेक हो जाएगी। अब पारसेक में और खगोलीय मात्रक में संबंध क्या है? तो एक मतलब लाइट ईयर और खगोलीय मात्रक में संबंध, तो लाइट ईयर ऊपर लेंगे, खगोलीय मात्रक नीचे लेंगे, और इसकी दूरी इतनी होती है, इसकी इतनी होती है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इतना आ गया कि 1 लाइट ईयर में इतने AU होते हैं। फिर ऐसे पारसेक को कर दिया 1 लाइट ईयर से डिवाइड, फिर 1 पारसेक को 1 खगोलीय मात्रक, मतलब एक दूसरे से डिवाइड करते रहे। तो हमारे पास आ जाएगा कि 1 पारसेक जो है ज़्यादा बड़ा है, फिर उसके बाद 1 लाइट ईयर है, 1 प्रकाश वर्ष है, फिर आता है खगोलीय मात्रक। मतलब लंबाई में अगर तीनों की तुलना करी जाए सबसे बड़ा पारसेक होता है। तो छोटी दूरियों में कौन सा हो गया? फर्मी, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोन। और बड़ी दूरी में प्रकाश वर्ष, खगोलीय मात्रक और पारसेक, ये सब बड़े वाले में आ जाएंगे। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन है कि एक ठोस बेलन की त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ मिलीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो करेंगे क्या? बेलन की त्रिज्या हमें देके रखी है, इसको मीटर में मिलीमीटर में बदल लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। तो 2 में कितने होंगे? 2 × 10 20 मिलीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई क्या है? यहाँ देके रखी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को ही मिलीमीटर में कन्वर्ट करो, 10 से गुणा कर दो तो मिलीमीटर आ जाएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? तो वो होता है 2πr इंटू R + H। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास R भी है, H भी है,
और पाई की वैल्यू पता ही है, वो होती है 3.14। ठीक, एक जगह तुम लोग लिख लेना कि पाई बराबर होता है 3.14। फिर यहाँ पर हमने फॉर्मूले में आर की वैल्यू और एच की वैल्यू को रख दिया, तो आंसर आ गया ये। फिर है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो वर्ष देख के ये मत सोचना कि ये समय का है, समय का बिल्कुल नहीं है, किसका है, दूरी का है। एक प्रकाश वर्ष का मान क्या होता है, ये याद रखना पड़ेगा, 9.46 × 10⁻15 मीटर। एसआई मात्रक पद्धति में मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 मात्रक जो हमने शुरुआत में पढ़े थे, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ये सब कुछ ऐसे मिला के 7 हो जाते हैं। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी को क्या कहते हैं, अभी हमने देखा था, खगोलीय मात्रक कहते हैं, एयू कहते हैं। फिर इसके बाद है गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होता है। देखो शब्द से ही समझ में आ रहा है, गुरुत्व के कारण लगने वाला जो द्रव्यमान, गुरुत्वीय द्रव्यमान। तो यदि किसी द्रव्यमान उस पर गुरुत्व के प्रभाव के आधार पर मापा जाए, तो वस्तु के द्रव्यमानों, मतलब अगर पृथ्वी पर हम नाप रहे हैं, उसको माप रहे हैं, अगर कोई वेट है पृथ्वी पर रखा है तो हम उसको मापेंगे तो कहलाएगा गुरुत्वीय द्रव्यमान। जड़त्वीय द्रव्यमान क्या कहलाएगा, तो यदि गुरुत्व के अतिरिक्त एक और फोर्स लग रही है, गुरुत्व तो लग ही रहा है, उसके अलावा भी अगर कोई फोर्स लग रही है, उसके प्रभाव में अगर हम मापते हैं तो वो कहलाता है जड़त्वीय द्रव्यमान। जैसे कि समझ लो कि तुम लोग लिफ्ट में हो, तो लिफ्ट में क्या होता है, जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक फोर्स लग रही है, या नीचे आते हैं तो तब भी लगता है, तो उसमें क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा फोर्स लगती है, तो उसको हम कहेंगे जड़त्व द्रव्यमान। अब जैसे गुरुत्वीय द्रव्यमान ये है, पृथ्वी पर अगर एप्पल है कुछ, तो उस पर जो भार लगेगा तो वो उसका गुरुत्वीय द्रव्यमान कहलाएगा। जब भी हम भार पढ़ रहे थे वही एक टाइप से गुरुत्वीय द्रव्यमान हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा जड़त्वीय द्रव्यमान। मतलब जो पृथ्वी पर द्रव्यमान है, जो उस पर यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, अगर मानो वो रॉकेट में बैठ जाए तो रॉकेट में एक ऊपर टाइप से अलग से एक फोर्स लग रही है, यहाँ पर अलग है, तो यहाँ पर एक बाह्य बल लग रहा है, जिसके कारण उसका द्रव्यमान कुछ और ही होगा, तो इसको हम कहेंगे जड़त्वीय द्रव्यमान। अब उसके बाद क्वेश्चन है, एक कार की चाल कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल कितनी होगी, तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। अब चाल यहाँ इन्हें देखी है, दूरी देके रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, समय मतलब क्या है, घंटा, तो 1 घंटा आ गया। 36 किलोमीटर है, अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, तो 1000 का गुणा कर दिया। और समय जो घंटा है, घंटे को हम कैसे तोड़ेंगे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60, तो यहाँ 60 को 60 कर दिया और 1 घंटे का 1 लिख लिया, तो ये काटने पर कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। फिर यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन है, ये है, अब ये तुम लोग करके देखना, आंसर इसमें देखिए पहले ही से रखे हैं, बस फॉर्मूले में रख देना है। और अपन देखते हैं मापन में त्रुटियां और सार्थक अंक और विमाएं क्या क्या है। तो यथार्थता क्या होती, सबसे पहली डेफिनेशन, मापित मान मतलब जो हमने मापा है वो, और वास्तविक मान जो पहले से मापा गया बिल्कुल एक्यूरेट, अगर उसमें अंतर बहुत कम है तो क्या कहलाएगी, वो यथार्थ वैल्यू कहलाएगी। अगर मानो हम एक रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है, हमने एक्सपेरिमेंट करा, हमने कहा उसकी वैल्यू आ रही है 1.46, ठीक है, अब तुम लोगों ने वही एक्सपेरिमेंट करा, लेकिन तुम लोगों की जो रीडिंग है वो आ रही है 1.42, तो फिर हम बोलेंगे कि हाँ तुम्हारा एक्सपेरिमेंट सही है, तुमने सही से करा है। क्यों, क्योंकि जो हमारी वैल्यू आई है उसी के बराबर तुम्हारी आ गई। लेकिन अगर मानो ऐसा होता कि हमारी 1.46 आ रही है और तुम्हारी 7 आ रही है, तो ये तो सच में गलत था, मतलब जो एक्सपेरिमेंट तुमने करा है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो उसको यथार्थ नहीं बोलेंगे, लेकिन जो पहले निकाला था वो यथार्थ है, तो इसको कहते हैं यथार्थता। फिर आता है परिशुद्धता क्या होता है, तो परिशुद्धता यह बतलाती है कि कोई राशि किस विभेदन
या सीमा तक मापी गई है। मतलब अगर किसी चीज़ को हम माप रहे हैं तो किस लिमिट तक वो माप सकते हैं, तो वो होती है उसकी परिशुद्धता। परिशुद्धता मापक यंत्रों के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। मतलब अगर ये एक स्केल है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, यहाँ 2 सेंटीमीटर है, जो 15 सेंटीमीटर का स्केल तुम लोग लिए रहते हो वो, तो अगर मानो हमें बहुत बारीक चीज़ नापनी है या फिर कोई मोटी सी चीज़ है, ये है कुछ, ठीक है, इसको हमें नापना है कि इसकी चौड़ाई कितनी है, तो हम नाप सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक छोटी छोटी लाइनें बनी रहती हैं 10, तो हम इसको छोटी छोटी लाइनों से नाप सकते हैं कि हाँ इतनी है। अगर मान लो कि हमें कुछ इतनी बड़ी चीज़ नापनी, इतनी मोटी, तो इसको भी नाप सकते हैं इस स्केल से। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि वो इतनी बारीक चीज़ हो कि ये छोटी छोटी लाइनें भी ना नाप पाए, तो वो परिशुद्ध नहीं होगी। ठीक है, ये हो जाता है। और ये अगर नापने के लिए सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, तो इसी को हम ये अल्पतमांक कहते हैं। जैसे कि एक मीटर स्केल है, एक छोटा सा स्केल है 15 सेंटीमीटर का, उसमें तुम लोग देखना बारीक बारीक सी 10 लाइनें बनी रहती हैं 1 सेंटीमीटर के अंदर, तो ये क्या कहलाएगी, इसको हम कहते हैं 1 सेंटीमीटर, इसको हम क्या कहते हैं, मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर होते हैं 1 सेंटीमीटर में। तो इसका अल्पतमांक क्या हो जाएगा, ये मिलीमीटर में नापा जाएगा। मतलब अगर किसी भी स्केल या फिर कुछ भी चीज़ है, जैसे हम किसी चीज़ को नाप रहे हैं, तो उसमें सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, सबसे छोटे से छोटे हम कितना नाप सकते हैं, उसको हम कहेंगे अल्पतमांक। वह कम से कम परिमाण जिसे कोई मापक यंत्र माप सकता है उसको कहते हैं अल्पतमांक। जैसे मीटर स्केल, यही वाला स्केल है, उसकी अल्पतमांक होती है 0.1 सेंटीमीटर। जैसे हम कोई चीज़ नापते हैं तो हम कहते हैं 1.1 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर, तो कैसे कहते हैं। और ये 1.9 तक जाता है, उसके बाद 1.10 नहीं आता है, सीधा 2 आ जाता है, क्योंकि उसमें सीधी 10 लाइनें होती हैं। तो ये इसका सबसे छोटा क्या होगा, 0.1 सेंटीमीटर। फिर आता है एक वर्नियर कैलिपर्स होता है, इसकी होती है 0.01 सेंटीमीटर। एक होता है स्क्रू गेज या फिर इसको पेच मापी भी कहते हैं, उसकी होती है 0.001 सेंटीमीटर। मतलब हम उसको इतने एक्यूरेट तरीके से नाप सकते हैं। ये होता है स्क्रू गेज, ये ऊपर वाला, यहाँ पर हम कोई भी चीज़ फंसाते हैं, इसको गोल गोल घुमाते हैं और नाप सकते हैं। और ये नीचे वाला जो है डायग्राम, ये है वर्नियर कैलिपर्स का। इसमें हम यहाँ पर कोई चीज़ फंसा सकते हैं, यहाँ पर फंसा सकते हैं, और या तो यहाँ पर, ये 3 टाइप से नाप सकते हैं वस्तुओं को। तो ये बहुत ही पतली या फिर किसी वायर, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब आता है मापन में त्रुटि क्या क्या हो सकती है। अगर हम कोई भी चीज़ माप रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी एरर आ सकती है। तो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को उसकी मापन की त्रुटि कहेंगे। वही बात हो गई, जैसे हमने बोला था 1.4 आंसर आना चाहिए, लेकिन तुम्हारा तो 7 आ गया, तो ये देखो गड़बड़ है, तो इसको क्या कहेंगे, त्रुटि आ गई, एरर आ गई। तो कितने प्रकार की हो सकती हैं, और ये हमने कैसे निकाली, क्योंकि हमने तुम्हारे वाली वैल्यू में से अपनी वाली वैल्यू को घटाया, तो अंतर तो बहुत आ रहा है। तो यही है, वास्तविक मान ये था, उसमें से जो तुमने मापा वो मापित मान है, उसको घटाया, तो हमारी त्रुटि आ गई। अब त्रुटि के प्रकार कितने होते हैं, तो पहली होती है क्रमबद्ध त्रुटि। उन त्रुटियों को क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं जो एक ही दिशा में होती है, मतलब क्रम से होती जा रही है एक ही लाइन में, तो उसको कहेंगे हम क्रमबद्ध त्रुटि। फिर सेकंड नंबर कौन सी त्रुटि आती है, यांत्रिक त्रुटि। सेकंड नंबर नहीं, इसी के अंदर आती है यांत्रिक त्रुटि, ये ऐसा लिखा है। तो ये त्रुटियां यंत्रों की बनावट के कारण होती हैं। अगर यंत्र में ही गड़बड़ है, कोई हमारा स्केल है वो ही टेढ़ा मेढ़ा है, तो अब उसमें हमारी गलती क्या है, यंत्र की गलती है। और क्या हो सकता है, अब यंत्र के अंदर कौन कौन सी गलतियाँ आती हैं, एक होता है शून्यांक त्रुटि। अभी पहले हम क्रमबद्ध के अंदर आए, क्रमबद्ध में पढ़ा हमने यंत्रीय त्रुटि। अब यंत्रीय त्रुटि के अंदर होती है शून्यांक त्रुटि। इसमें आता है वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर, ऐसे यंत्र जिनमें प्रारंभिक स्थिति में मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाने के शून्य चिन्हों को एक ही सीधे में होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। मतलब हो क्या रहा है कि जब हम इसको बिल्कुल बंद कर दें, इसको खिसका के बिल्कुल बंद कर दें, तो यहाँ जो लाइन, ये वाली लाइन है, और एक यहाँ पर एक लाइन रहती है, ये दोनों एक दूसरे के सामने आना चाहिए, मतलब 0 से 0 ऐसा टकराना चाहिए। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि अच्छे से बंद ही नहीं हो रहा है, इसका 0 यहाँ आ रहा है, इसका 0 यहाँ आ रहा है, तो ये यंत्र में ही गड़बड़ है। तो ये यंत्रीय त्रुटि हो गई, मतलब ये हो गई शून्यांक त्रुटि, मतलब शून्य हमारे एक दूसरे के सामने नहीं आ रहे हैं।
फिर आती है इसी में सेकंड है अल्पतमांक त्रुटि। तो उस न्यूनतम माप को जो किसी यंत्र के द्वारा ज्ञात की जा सकती है, अगर हम मतलब किसी यंत्र से निकाल सकते हैं तो उसको कहेंगे अल्पतमांक। फिर है अचर त्रुटि। जब बार बार प्रेक्षण लेने के बाद भी उतनी ही पुनरावृत्ति होती है, बार बार हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बार बार हम रीडिंग ले रहे हैं, लेकिन गलती आती जा रही है, वही की वही गलती बार बार आ रही है, तो उसको कहेंगे अचर त्रुटि। अचर मतलब जो कि बदल ही नहीं रहा है, सेम है। फिर उसके बाद कौन सी आती है, व्यक्तिगत त्रुटि। अब व्यक्तिगत त्रुटि से मतलब क्या है, ये तो सीधा हेडिंग में ही समझ में आ गया है। व्यक्ति द्वारा होने वाली त्रुटि को व्यक्तिगत त्रुटि कहेंगे। फिर बाह्य कारकों के कारण त्रुटि, मतलब कि किसी परिस्थिति, ताप, दाब, ये वायु, इनके कारण कुछ गड़बड़ हो रही, बहुत सारी हवा चल रही है तो हम रीडिंग नहीं ले पा रहे हैं, या फिर ध्वनि आ रही है कहीं से, बहुत जोर आवाज़ आ रही है, ताप के कारण हो रही है, तो ये वाली त्रुटि कहलाएंगी बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। फिर है अपूर्णता त्रुटि। तो त्रुटियों का कारण जानते हुए भी उनका पूर्णतः निराकरण नहीं कर पाना, मतलब हमें पता है कि यहाँ पर एरर होगी या हो रही है, लेकिन तो भी हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं उस बात पर, तो अपूर्णता त्रुटि हो जाती है। अब आते हैं यादृच्छिक त्रुटियाँ। हमने सबसे पहला देखा था क्रमबद्ध, उसके बाद आती है यादृच्छिक। तो इसमें क्या होता है कि जब त्रुटि अनियमित तथा यादृच्छिक रूप से होती है, मतलब अनियमित है, कभी कुछ आ रही कभी कुछ आ रही, तो यादृच्छिक त्रुटि कहलाएगी। फिर आता है स्थूल त्रुटियाँ। तो मापनकर्ता की असावधानी के कारण होने वाली, मतलब जो माप रहा है वही गड़बड़ कर रहा है, तो उसके कारण गड़बड़ हो रही है, तो वो क्या कहलाएंगी, स्थूल त्रुटि कहलाएंगी। फिर आता है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि होती है कि किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और व्यक्तिगत मापित मान के अंतर के परिमाण को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। जो हमने मापा है वो अलग है, और जो वास्तविक मान है वो अलग है। जो शुरुआत में बताया था ना 1.4 अलग है, 7 अलग है, तो इन दोनों का अंतर देख लो, तो जितनी त्रुटि आ रही है वो हमारी कैसी वाली त्रुटि हो जाएगी, निरपेक्ष त्रुटि। फिर आता है आपेक्षिक त्रुटि। तो मापन की माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा उस भौतिक राशि के माध्य मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। फिर आता है प्रतिशत त्रुटि। तो जब आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, अब मतलब क्या है कि जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि है, यहाँ में लिखा माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे, बटे में क्या जाएगा, भौतिक राशि के माध्य मान के अनुपात को, तो यहाँ लिख दो भौतिक राशि का माध्य मान। तो भौतिक राशि का माध्य मान आ गया। अब अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं तो आपेक्षिक आएगा, और इसी का अगर 100% निकाल लेते हैं तो ये प्रतिशत त्रुटि बन जाएगी। तो ये डेफिनेशन तुम लोगों को याद करनी पड़ेगी। अकेला तुम लोग को बस यही याद करना है कि प्रतिशत त्रुटि क्या है, अपेक्षिक क्या है, बस अकेला ऊपर के नाम याद रहेंगे तो डेफिनेशन तो छोटी छोटी सी हैं, वो तो अपने आप याद हो जाएंगी। अब बात आती है कि हम अगर त्रुटियां हैं तो त्रुटियों को संयोजित कैसे करेंगे। तो जब कोई भौतिक राशि एक से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो उन भौतिक राशियों के मापन में होने वाली त्रुटियां संयुक्त रूप से उस भौतिक राशि की त्रुटि का निर्धारण करती हैं। जैसे कि हमारा फॉर्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अब बात यह है कि अगर हम दूरी में गड़बड़ करेंगे और समय में भी गड़बड़ कर रहे हैं, दोनों में गड़बड़ कर रहे हैं, तो हमारी चाल तो वैसे ही गड़बड़ आएगी, चाल की रीडिंग गलत हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमारी त्रुटि है वो इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है। तो जब ऐसी आएगी तो फिर हम अगर मानो जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला चाहिए पड़ेगा। यहाँ पर ये उसी के बारे में बताया गया है कि योग में कैसे करेंगे अगर हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर हम दो भौतिक राशियाँ मान लेते हैं कि मान लो कि वो दूरी वाला ए है और समय के लिए बी ले लेते हैं। अब दूरी में हमें लेना थी 200 मीटर, लेकिन हमसे गड़बड़ होके हो गई 202 मीटर। तो क्या हुआ, 200 तो हमारी सही थी, लेकिन 2 मीटर जो है वो गड़बड़ हो गई। तो इनने यही लिखा है ए प्लस माइनस डेल्टा ए। तो डेल्टा ए तो यही है, लेकिन डेल्टा ए क्या है, यहाँ पर डेल्टा ए जो है वो ये 2 है, 2 मीटर है जो गड़बड़ हुई है। ऐसे ही बी ले लेते हैं। अब हमें बताना है कि इसको योग करना है। सबसे पहला है कि जेड आनी चाहिए थी ए प्लस बी, लेकिन अब ए तो है नहीं है, ए तो कुछ और हो गया है, ए 200 की जगह 202 हो गया है। ऐसे ही बी भी बदल गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जेड की वैल्यू भी जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड हो जाएगी। तो जेड की वैल्यू रख दी यहाँ पर, पहले रखा हमने ए फिर रखा बी।
अब ए और बी अलग कर लेंगे, डेल्टा ए और डेल्टा बी अलग कर, ये जो होता है इसको हम कहते हैं डेल्टा, DELTA, डेल्टा। ठीक है, तो इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे। अब ये तो है, ये फिर से जेड बन गया तो इसको जेड लिख देंगे, और ये जो है अब ये तो अलग ही रहेगा। अब यहाँ से क्या हुआ, जेड से जेड कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, डेल्टा जेड बराबर इतना आ गया। इसका मतलब है कि अधिकतम निरपेक्ष हमारी त्रुटि कितनी आई, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब ये तो जोड़ने के लिए हो गया, अब हमें निकालना है कि अंतर में क्या होगा। अंतर के लिए इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो हमारे पास इतनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर भी जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर मानो कि अधिकतम संभावित त्रुटि निकालनी है तो वो हमारी प्लस में ही होगी। फिर है गुणा में, तो गुणा में भी वही करा, ए ले लिया, बी ले लिया, यहाँ जेड बराबर, अब हम जेड बराबर क्या लिख रहे थे, प्लस के लिए ए प्लस बी लिखा था, माइनस के लिए ए माइनस बी लिखा था, गुणा के लिए ए बी लिख रहे हैं, तो हमने ए बी लिख दिया। अब ए की वैल्यू रखी, बी की वैल्यू रखी, ए का पहले करा गुणा बी में, फिर ए का गुणा करा हमने डेल्टा बी में, ये कर दिया। फिर डेल्टा ए का गुणा करा बी में, फिर डेल्टा ए का गुणा करा डेल्टा बी में, तो हमारे पास 4 टर्म्स आ गई हैं, 4। ठीक है, अब दोनों पक्षों में हमने क्या करा, ए बी से भाग दे दिया, तो ये कुछ ऐसा बन गया। अब क्या है कि ये डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी जो है बहुत ही छोटे हैं, तो हमने इनको क्या करेंगे, जो यहाँ पर गुणा में है इनको हटा देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये भी अधिकतम वाली वैल्यू आ गई। अब इसके बाद है भाग वाले में, जब हमें भाग देना है तो क्या करेंगे, तो देखो ये फिर से फॉर्मूला लगाया, जेड बराबर ए अपॉन बी। अब ए की वैल्यू यहाँ रख दी, बी की वैल्यू यहाँ रख दी। अब वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, ए बी से गुणा कर रहे थे, यहाँ हम ए बी से भाग दे रहे थे, अब यहाँ हम ए अपॉन बी से भाग देंगे। तो ए अपॉन बी से भाग देने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आएगा, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि होगी इसके लिए डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये 4 प्रकार के हो गए, गुणा के लिए, भाग के लिए, जोड़ के लिए, घटाने के लिए। अब आता है सार्थक अंक, ये है बहुत ही आईएमपी टॉपिक। तो सार्थक अंक क्या होता है, किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंक की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। अगर हम किसी को व्यक्त कर रहे हैं, जैसे कि हमने कुछ वैल्यू निकाली 3.145, मतलब कैसे बोल सकते कि ये एक्यूरेट है, तो यही बताता है सार्थक अंक। किसी माप में सार्थक अंक की संख्या जितनी अधिक होती है वह उतना ही अधिक यथार्थ होता है। अब जैसे हमने यहाँ 3 अंक ले लिए हैं, दशमलव के बाद 1, 4, 5 और ले लिया, तो हम मतलब ये और अच्छे से बता रहे हैं कि इसकी मतलब अगर मान लो ये है तो हम इतने अच्छे से बता रहे हैं कि ये वाला स्केल इतना लंबा है। अगर हम सीधा बोल दें कि लगभग लगभग 4 है, तो लगभग में अब एक जन बोल रहा है 4 है और एक जन बोल रहा है 3.145 है, तो तुम लोग किसका विश्वास करोगे, जो और भी ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से बताएगा, तो तुम लोग इसकी बात मानोगे कि हाँ इसने अच्छे से निकाला होगा, तो ये ज़्यादा यथार्थ है, ये ज़्यादा सही है। तो इसी को कहते हैं सार्थक अंक, मतलब ये जो पीछे के अंक हैं ये कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है, तो ये होता है सार्थक अंक। तो निकालते कैसे हैं, तो किसी संख्या में दशमलव का स्थान परिवर्तित कर देने पर भी सार्थक अंक की संख्या वह रहती है। मतलब अगर हम दशमलव यहाँ वहाँ कर दें तो भी परिवर्तित नहीं होती है, जैसे कि 1.234 और 123.4। अब दोनों में सार्थक अंक अगर गिनना ना हो कि कितने हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों में कितनी है, 4 है। लेकिन क्या होता है कि दो अशून्य संख्याओं के बीच के समस्त शून्य सार्थक अंक होते हैं। अशून्य संख्या मतलब जैसे कि यहाँ 3 1 फिर 0.005, तो मतलब 2 अंक है, एक 5 है, 3 है, 1 है, और इन तीनों के बीच में क्या आ रहा है, 0 0 आ रहे हैं, तो हम इन जीरो को भी गिन लेंगे। ये तुम लोग को रूल्स याद करने पड़ेंगे। तो ठीक है, अब जीरो को गिनोगे तो कितने सार्थक अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6,
6 हो गए, अगर बीच में 0 आएंगे तो गिनना पड़ेंगे। फिर तीसरा होता है प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर, प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते, किंतु दाईं ओर के माने जाएंगे। ठीक है, तो बाईं ओर क्या हो जाएगा, बाईं ओर मतलब इधर से स्टार्ट, बाईं ओर मतलब इधर से स्टार्ट करना है, दाईं ओर मतलब पीछे से स्टार्ट करना है। तो जब हम आगे से स्टार्ट कर रहे हैं और आगे 0 है 0 है 0 है, तो हम इनको नहीं गिनेंगे, फिर हम क्या गिनेंगे, सिर्फ लास्ट का अंक गिनेंगे 7। तो यहाँ सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 1। अब यहाँ पर अगर गिन के दिखाओ तो 6.320 है, तो ये 0 जो है कहाँ है, पीछे साइड है, तो पीछे साइड वाले 0 को हम गिनेंगे। तो कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। तो ये इसकी कंडीशंस हैं। फिर अगली क्या है, दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंकों में सम्मिलित नहीं किए जाते। मतलब दशमलव रहित मतलब जिसमें दशमलव ना हो, जैसे कि 6320, अब इसमें हमें दशमलव तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो अब दशमलव नहीं है, तो अगर इसके पीछे 0 लगा है तो उसको हम नहीं गिनेंगे। अभी देखो, अभी हमने तीसरा रूल पढ़ा था इसी के ऊपर कि पीछे से अगर हम संख्या गिनेंगे तो हम 0 गिनेंगे, लेकिन वो किसके लिए है, दशमलव वाली संख्याओं के लिए। जहाँ पर दशमलव लगा है उस संख्या में हम ये वाला रूल लगा देंगे कि पीछे से गिनेंगे, यहाँ से हम गिनेंगे तो 1 2 3 हो रहा है। लेकिन वहीं अगर हम दशमलव हटा दे, दशमलव है ही नहीं है, तो ये वाला अंक गिना ही नहीं जाएगा, फिर अकेले ये दोनों गिने जाएंगे, 3 और 6। ऐसे यहाँ पर है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे सार्थक अंक, सिर्फ 3, पीछे का हट जाएगा। यहाँ कितने हो जाएंगे सार्थक अंक, यहाँ पर भी 3, ये पीछे के 2 0 हट जाएंगे। लेकिन अगर दशमलव लगा है तो फिर हम, अगर यहाँ दशमलव लगा है तो फिर हम इनको भी गिनेंगे, तो फिर सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 5। अब यदि दो स्थानों के बीच की दूरी 200 मीटर है, ठीक है, और ये कैसे प्राप्त हुई, माप से। अब एक और रूल है कि अगर दशमलव रहित संख्या को माप से प्राप्त किया गया है, माप से प्राप्त मतलब किसी क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हमने मापा है, इतना ही है, तो फिर तो हमें गिनना पड़ेगा, फिर हम इस 0 को भी गिनेंगे। जैसे कि यहाँ दिया है कि यदि दो संख्याओं के बीच की दूरी 200 मीटर है, माप से प्राप्त हो रही है, तो अब बताओ सार्थक कितने होंगे, तो इस 0 को भी गिनना पड़ेगा, तो आएगा आंसर 3। फिर इसके बाद 5वां रूल क्या है, तो यदि संख्या को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है, यदि कोई संख्या है 10 की ऊपर पावर लगी है, तो 10 और उसकी घात को सार्थक अंक की गिनती में नहीं लेते, 10 को भी छोड़ देंगे, पावर को भी छोड़ देंगे। जैसे कि ये देख रखा है 3.21 10⁹, तो हम ये 10⁹ लगा, 10 के ऊपर पावर लगी है, इसको नहीं गिनेंगे। गिनेंगे किसको, 3.21, तो कितने सार्थक अंक हो गए, 3, इसको गिन लेंगे। अब जैसे ये है क्वेश्चन, अब यहाँ पर क्या है, 10 के ऊपर 6 की पावर है, इसको तो गिनेंगे ही नहीं, और साथ में यहाँ देखो दशमलव भी है और 0 भी है, तो जब 0 पीछे हो और दशमलव लगा हो तो हम क्या करते हैं, 0 को गिनते हैं। तो यहाँ कितने हो जाएंगे सार्थक अंक, 1 2 3 4, 4 हो जाएंगे। छठवा क्या है, मात्रक बदल जाने से सार्थक अंक की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब अगर हमें देख रखा है कि 0.0432 मीटर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4.32 सेंटीमीटर या 43.2 मिलीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो तीनों में सार्थक अंक की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर इसके बाद आता है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या होता है, तो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रक से संबंध प्रदर्शित करने वाले व्यंजक या सूत्र को उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहते हैं। मतलब क्या बता रहे हैं ये, मतलब भौतिक राशि की व्युत्पन्न, अपन ने जो पढ़े थे मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक 7 थे और व्युत्पन्न मात्रक इन्हीं 7 से मिलकर बन रहे थे। तो मात्रकों से संबंध प्रदर्शित करने वाला व्यंजक या सूत्र, व्यंजक या सूत्र मतलब जैसे कि क्षेत्रफल हमने बताया था, क्षेत्रफल क्या था, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हमने निकाला था कि लंबाई का वर्ग मान लेते हैं, लंबाई को हम लिख लेते हैं l, तो l के ऊपर पावर आ जाएगी 2 की, तो ये हो जाता है इसका विमीय सूत्र, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र ये होगा। और विमीय सूत्र जो है इसको हम कोष्टक में लिखते हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट जो बनता है इसमें लिखेंगे, ये होता है बड़ा वाला ब्रैकेट, एक इससे बीच वाला ब्रैकेट होता है,
इसको हम कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं या हिंदी में मंझला ब्रैकेट भी ऐसे कुछ बोलते हैं। और एक होता है छोटा वाला स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, और ये होता है बड़ा वाला बिग ब्रैकेट। तो अब यहाँ पर मूल मात्रा कितने हो गए? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। अब इनके लिए विमीय सूत्र क्या क्या होंगे इन 7 के लिए? तो लंबाई के लिए हम याद करना पड़ेगा, लंबाई के लिए L, द्रव्यमान के लिए M, समय के लिए T। अब ऐसा याद करना, लंबाई मतलब लेंथ, लेंथ का है L, द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास, मास का M, समय को इंग्लिश में कहते हैं टाइम, तो टाइम का T। अब ये हमने लिखे भी थे, इसकी टेबल बनाई थी। ताप, ताप को हम लिखते केल्विन, तो उसका K। ज्योति तीव्रता को कैंडला थी इसकी, तो CD। विद्युत धारा की एम्पियर थी, तो A। और पदार्थ की मात्रा का था मोल, तो MOL, ये लिखा है इधर मोल। इनसे प्रदर्शित करते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के विमीय सूत्र और SI मात्रक क्या क्या होंगे ये हमें देखना है। ये याद करने वाली चीजें हैं। तो सबसे पहला वही क्षेत्रफल जो हमने देखा था, क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई के लिए भी L, चौड़ाई के लिए भी L, तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट लगा के L की ऊपर पावर 2 हो जाएगी, इसका L का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका विमीय सूत्र लिखने का तरीका है, ज़्यादातर हम MLT ही यूज़ करते हैं। द्रव्यमान, ये हो जाएगी लंबाई, और ये हो जाएगा समय। तो इसको लिखने का तरीका यही है, पहले M लिखा जाएगा, फिर L लिखा जाएगा, उसके बाद ही T लिखा जाएगा। फिर इसका SI मात्रक, इसका विमीय सूत्र क्या होगा क्षेत्रफल का? तो क्षेत्रफल का हो जाएगा M0 L2 T0, क्योंकि अब यहाँ ना तो द्रव्यमान है ना तो समय है, तो जो नहीं होगा उसके लिए हम 0 पावर लगा देंगे, और जो होगा तो वहाँ उसकी पावर लगा देंगे। यहाँ 2 की पावर है 2 लगा देंगे। अब SI मात्रक क्या होता है क्षेत्रफल का? तो SI मात्रक हम इसको लिखेंगे मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ L है, L मीटर में लेंगे। फिर सेकंड है आयतन। आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। मतलब अगर तुम लोग को फॉर्मूले याद हैं तो ये विमीय सूत्र आराम से निकल आएगा। लंबाई का L होगा, चौड़ाई का L होगा, ऊंचाई का भी L होगा, क्योंकि तीनों क्या है एक टाइप से लंबाई ही तो है, लेंथ है। विमीय सूत्र क्या हो जाएगा इसका? तो M0 L3 T0, क्योंकि यहाँ पर लंबाई जो है 3 बार ली है हमने। फिर है SI मात्रक। तो SI मात्रक क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, इसको M3 भी लिख सकते हैं ऐसा। फिर उसके बाद आता है घनत्व। क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया। अब घनत्व क्या होता है? घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटी आयतन। तो द्रव्यमान के लिए हम क्या लिखते हैं M, आयतन के लिए क्या लिखते हैं, अभी निकाला था L3, L के ऊपर 3 की पावर। तो जब जो नीचे पावर होती है, जैसे कि यहाँ लिखा है L3, तो नीचे वाली पावर जब ऊपर जाती है तो ऊपर ये जो पावर है ये प्लस में है, अभी ऊपर जाके ये माइनस में हो जाती है, तो L⁻³ हो गई। तो M का M रहेगा, ये ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। अब इसका विमीय सूत्र क्या होगा? M भी है हमारे पास, L भी है, लेकिन T नहीं है, तो T0 हो जाएगा। लिखेंगे कैसे इसको? M के लिए हम किलोग्राम लिखते हैं, L के लिए हम मीटर लिखते हैं, मीटर पर -3 की पावर लगा दी, और समय तो यहाँ 0 ही है। फिर उसके बाद आता है वेग या चाल। तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है या चाल का? दूरी बटे समय। दूरी के लिए हम L लिखते हैं, समय के लिए हम T लिखते हैं, तो L और T जो है नीचे है, ऊपर ले जाएंगे तो T⁻⁻1 हो जाएगा। विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? M0 लगाओ, L⁻1 हो जाएगा। अब इसको हम जब SI मात्रक में लिखेंगे तो M तो है ही नहीं, तो L के लिए मीटर, T के लिए सेकंड इनवर्स हो जाएगा। इसको हम इनवर्स बोलते हैं जब -1 की पावर आ जाती है तो। फिर आता है त्वरण। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन अब भी हमने निकाला था कि वेग के लिए क्या हो जाता है दूरी बटे समय, और एक समय पहले से है, तो यहाँ फॉर्मूला बन गया दूरी बटे समय का वर्ग। तो इसका फॉर्मूला कैसा आएगा? दूरी के लिए L लेंगे, समय का वर्ग मतलब T⁻² हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो -2। विमीय सूत्र ये आ गया। संवेग के लिए द्रव्यमान गुणित वेग, तो वेग का फॉर्मूला फिर से लगा दूरी बटे समय। तो अब हमारे पास द्रव्यमान भी है, मतलब M भी है, L भी है, और T यहाँ पर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये आ गया MLT-1। इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा? M को लिखेंगे किलोग्राम, L को लिखेंगे मीटर, T को लिखेंगे सेकंड इनवर्स। फिर उसके बाद आता है बल। बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, F बराबर ma, ये होता है बल का फॉर्मूला।
तो द्रव्यमान गुणित त्वरण। त्वरण को फिर यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटे समय। मतलब ये जो बड़े बड़े हैं उनके जितने फॉर्मूले खोलते जा रहे हैं उनको लिखते जाएंगे। अब वेग का भी फॉर्मूला होता है, तो वेग का होता है दूरी बटे समय। तो दो समय होगा तो समय का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये फिर निकल आएगा फॉर्मूला। और ये जो इसका SI मात्रक आया है किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड टू द पावर -2। तो ये जो है इसी को हम पूरा का पूरा इकट्ठा बोल देते हैं न्यूटन। जो हमने लिखा था कि बल बराबर न्यूटन, और न्यूटन को लिखते हैं N से। तो यही होता है न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, लेकिन माइनस की पावर रहेगी। फिर आवेग। आवेग में है, आवेग होता है बल गुणित समय। तो इसका अब जो बल है, बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ma। द्रव्यमान गुणित त्वरण, समय का समय ही रहेगा। अब फिर त्वरण का फॉर्मूला लगाओ। त्वरण का होता है वेग बटे समय। फिर वेग का फॉर्मूला लगाओ, वो होता है दूरी बटे समय। तो ये सब कुछ निकल के एंड में आ जाता है mL/t-1। फिर है कार्य। कार्य फिर होता है बल गुणित विस्थापन। W बराबर F इंटू डी। तो F का क्या होता है फॉर्मूला, द्रव्यमान गुणित त्वरण। विस्थापन जो है वो दूरी है एक टाइप से, तो ये हम इसको दूरी भी लिख सकते हैं। फिर त्वरण का फॉर्मूला भी लगा दो और उधर से इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब ये जो कार्य है, कार्य को हमने एक बार यहाँ पर शुरुआत में लिखा था जूल। तो जूल को हम जे से लिखते हैं, तो ये आ गया है। जूल की जो वैल्यू होती है, जूल भी लिख सकते हैं, फिर इसको लिख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड टू द पावर -2। इसको जूल बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है ऊर्जा। तो ऊर्जा का क्या होगा, कार्य का विमेय सूत्र क्या होता है, mL/t-2। इसका SI मात्रक क्या है, जूल। कार्य का भी सेम होता है, ऊर्जा का भी सेम होता है। शक्ति है, शक्ति को भी नहीं, शक्ति का अलग होता है। शक्ति होती है कार्य बटे समय। कार्य का फॉर्मूला लगाओ, बल गुणित विस्थापन बटे समय। फिर बल का फॉर्मूला लगाओ, द्रव्यमान गुणित त्वरण। फिर त्वरण का फॉर्मूला लगाओ, द्रव्यमान गुणित वेग बटे समय। फिर वेग का फॉर्मूला लगाओ, तब जाके सॉल्व करके कितना आएगा। फिर द्रव्यमान के लिए m, दूरी के लिए l, ये भी दूरी है, इसके लिए भी l, और इसके लिए हम t रखेंगे। तो t के ऊपर पावर 3 हो जाएगी, ऊपर जाएगी तो -3 हो जाएगी। ये आ गया। फिर है दाब। दाब का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब को हम P से लिखते हैं, बल होगा F/A। ये होता है दाब का फॉर्मूला। तो यहाँ पर भी ऐसे हम फॉर्मूले सॉल्व करते हुए रखेंगे तो आ जाएगा mL-1t-2। और इसका SI मात्रक, दाब का SI मात्रक होता है पास्कल। तो पास्कल का मतलब होता है कि ये जो सॉल्व करने पर आता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर है प्रतिबल। प्रतिबल का फॉर्मूला बल बटे क्षेत्रफल। इसको हम दाब भी बोल सकते हैं, देखो वो ही आ गया, ये बल बटे क्षेत्रफल। तो प्रतिबल और दाब का तो सेम फॉर्मूला ही आ गया, mL-1t-2, जैसे कि कार्य और ऊर्जा का आया था। फिर उसके बाद विकृति। विकृति का क्या होता है, लंबाइयों परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो देखा जाए जे बी लंबाई, तो यहाँ का भी एल आएगा, यहाँ का भी एल आएगा, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास, सब जीरो, m0, l0, t0। इसका मतलब इसकी कोई विमा ही नहीं है, ये विमाहीन राशि है। फिर आता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का होता है फॉर्मूला बल बटे लंबाई। तो बल का हमें लगा दी, द्रव्यमान गुणित त्वरण बटे लंबाई। त्वरण का लगाओ, फिर वेग का लगाओ, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा mL0t⁻²। इसका SI मात्रक जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो जितने भी अपन ये सॉल्व कर रहे हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाएगा कि इसकी विमा लिखो, इसकी मात्रक लिखो, 3-4 ये दे देंगे कि पृष्ठ ऊर्जा लिखो, जड़त्वाघूर्ण घूर्ण लिखो, तो फिर ये लिखने पड़ेंगे। या तो ऑब्जेक्ट में दे देते हैं डायरेक्ट कि 4 लिख के दे देंगे कि एक ये, अब बताओ इनमें से कौन सा सही है। तो पृष्ठ ऊर्जा का होता है ऊर्जा बटे क्षेत्रफल, उसके लिए ये आ जाएगा। जड़त्वाघूर्ण बस तुम लोग को फॉर्मूला याद कर लोगे तो याद आ जाएगा। अभी ऊर्जा का निकाला था mL/t-2, क्षेत्रफल का L2 है, सीधा निकल आया यहाँ से। जड़त्वाघूर्ण इसका होता है द्रव्यमान गुणित दूरी स्क्वायर। द्रव्यमान गुणित दूरी स्क्वायर से डायरेक्ट आ जाएगा, द्रव्यमान का m हो गया, दूरी का L2 हो गया, t का 0 हो गया। तो SI मात्रक क्या आ जाएगा हमारा, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद है वैद्युत विभव। इसका होता है कार्य बटे आवेश। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। प्रतिरोध, इसका फॉर्मूला होता है विभवांतर बटे धारा।
विभवांतर बटे धारा को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। प्रतिरोध का ये हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर बटे धारा, विद्युत धारा सी बराबर क्यू अपॉन वी। ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये सब आगे जाके हम पढ़ेंगे। आखिर आते कहाँ से है विद्युत धारा, विद्युत धारिता होती क्या है। तो यहाँ से हमने लगाया कि चार्ज जो होता है यह जाता है ए इंटू टी, मतलब जो करंट होता है, करंट से फॉर्मूला आया है, करंट बराबर होता है चार्ज पर टाइम। तो यहाँ से जब हम चार्ज निकाला वो हो गया करंट इंटू टाइम। तो यहाँ यही लगा दे, करंट का ए होता है, टाइम का टी होता है। तो सॉल्व कर लिया, इसका आंसर इधर आ जाता है फैरेड। फिर है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का होता है विभवांतर बटे दूरी, इसके लिए ये हो गया। फिर है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का होता है विद्युत क्षेत्र गुणित क्षेत्रफल। कभी हमने विद्युत क्षेत्र का निकाला था तो वो रख दिया, इंटू क्षेत्रफल रख दिया, तो इसका भी आ गया। तो ये कुछ विमाएँ हैं जो कि विमेय सूत्र हैं जो कि याद करने पड़ेंगे।